जी, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन का सेल सॉरी नर्वस सिस्टम का सेल यानी कि न्यूरॉन स्ट्रक्चर और एंड फंक्शन। नर्व सेल जैसे कि जैसे हमने इसको देखा था एक बार कि नर्व सेल किस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए, ये वाला भाग जो होता है साइटोन, यहाँ पे न्यूक्लियस बैठा हुआ था और इसी के जो बाल निकले हुए हैं, ये जो बाल हैं उन बालों को यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सटेंशंस भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो बाहर निकले हुए जो प्रोसेसेस भी वर्ड यूज किया जाता है पर आपको याद नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ समझ के लिए बता रही हूँ। तो ये जो प्रोसेसेस है जो बाहर निकले हुए हैं इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये डेंड्राइट्स के साथ ही मिलकर हमारे और सिनेप्सिस या और कनेक्शन हमारे या बात या वार्तालाप जो हमारे जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या बात जानी है वो यहाँ से भी होती है। जैसे मैंने बताया था एक का हेड होता है एक का टेल होता है। ठीक है, दो न्यूरॉन कैसे बात करते हैं, एक का हेड होता है एक का टेल होता है। तो हेड जहाँ यहाँ पे हेड लगा हुआ है ना, ये वाला डेंड्राइट्स है। तो इन डेंड्राइट से ही जुड़े हुए और न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। इसी की वजह से हमारी बहुत फटाफट वाली एक्टिविटी हो पाती है, हम किसी भी चीज पे बहुत जल्दी एक्शन ले पाते हैं। यही वजह होती है। एक ही बारी में आप समझे कि अगर हमारे सिर्फ दो हाथ है तो हम कितना कम काम कर पाते हैं। लेकिन अगर यही हाथ अगर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुमुखी हम हो जाए, तो सॉरी बहुमुखी नहीं, वो तो मुख हो गए। अगर किसी के बहुत सारे हाथ हो जाए तो उसका कार्य करने की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे ही है, ये अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं एक तरह से। इससे ये बहुत सारे न्यूरॉन से आगे कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिविटी की वजह से हमारा जल्दी हम किसी चीज को समझ पाते हैं, याद रख पाते हैं, हमारी मेमोरी को बहुत जल्द हम ज्यादा एक्सपैंड कर पाते हैं। इन इनडायरेक्टली हम इन सब चीजों को आपस में थिंकिंग पैटर्न जो है हमारा वो अच्छा और अग्र रहता है। अब ये जो ये पीछे वाला भाग है, अग्रभाग है, पृष्ठ भाग है, सॉरी अग्रभाग तो ये हो गया। पृष्ठ भाग जो आता है टर्मिनल फाइबर्स भी कहते हैं इसको, टीलोडेंड्रिया भी बोलते हैं इसको, एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। तो हम ये थोड़े थोड़े नाम लिख लेते हैं इसको। एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं इसको, टीलोडेंड्रिया भी बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया डेंड्रिया टीलोडेंड्रिया बेसिकली ये जो छोटे छोटे बल्ब बने हुए हैं ना, ये छोटे छोटे बल्ब बने हुए हैं, टर्मिनल्स जो लिखा हुआ है, टर्मिनल एंड फाइबर जो लिखा है ना, ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं, आगे बल्ब है, इनको टीलोडेंड्रिया बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर वो छोटे छोटे से दाने से बने हुए होते हैं जो एक तरह से पिंपल्स नहीं होते, कुछ लोगों को पिंपल ऐसे स्क्वीज करके उसको तोड़ने में बड़ा मजा आता है, वो उनको वसाइकल्स कहते हैं एक तरह से। इसके अंदर जो होता है वो वसाइकल की तरह होता है, वैसे वो फट जाते हैं उसमें। तो जैसे वो कुछ लोगों को पिंपल ऐसे स्क्वीज करने की आदत होती है तो उसमें से कुछ निकलता है ना, लिक्विड पार्ट निकलता है। इसके अंदर से निकलता है केमिकल। इसमें से क्या निकलता है, केमिकल निकलते हैं। तो केमिकल्स जैसे निकलेंगे बाहर, ये केमिकल निकले बाहर, इसने ये केमिकल रिसीव कर लिए। ठीक है, इसने ये केमिकल रिसीव कर लिए। ठीक है, ऐसे होता है, ये उसको ऐसे केमिकल्स रिसीव करता है, यहाँ से ये केमिकल्स फूटते हैं, उन वेसाइकल्स में से केमिकल्स फूटते हैं। ठीक है, वेसाइकल वर्ड याद करना है नहीं करना छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। समझना है इस चीज को कि उन वेसाइकल्स के अंदर हमारे बेसिकली केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स किसी प्रकार के हो सकते हैं किसी प्रकार के केमिकल्स हो सकते हैं वो। ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सॉन क्या वाला भाग क्या है, एक्सॉन वाला भाग क्या कहता है हमें। एक्सॉन वाला भाग जो बेसिकली होता है वो हमारे कंडक्शन के लिए बनाया गया है। कंडक्शन से मतलब क्या होता है, इसके अंदर सॉरी, इसमें जो कंडक्शन होती है ना, लीनियर नहीं होती, सीधी सीधी जाती हुई नहीं होती। इसमें कंडक्शन होती है वैसे कंगारू की तरह होती है, ऐसे जाते जाते हुए होती है। ठीक है, तो वो ऐसे जाते हुए क्यों होती है, इस पे एक लेयर लगी हुई होती है। उस उसका एक नाम होता है उस लेयर का, बस लेयर का नाम बोल रही हूँ, एक सेकेंड, अभी ध्यान में आ जाएगा। वो लेयर जो बनी हुई होती है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है एक्सॉन को। तो बीच में जैसे जैसे छोटे छोटे टर्मिनल्स बने हुए हैं, आप देखते हैं येलो ब्लू के बाद बीच में हल्का सा येलो है, फिर ब्लू के बाद हल्का सा येलो है। तो ऐसे जंप करके कंडक्शन हमारी जो होती है। तो इन जो छोटे छोटे पार्ट जहाँ पे है ना, जो ये वाला येलो वाला भाग दिखाई दे रहा है हमें,
ये छोटा सा येलो वाला भाग, ये वाला भाग, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। ये मैं पहले बता चुकी हुई हूँ, फिर भी थोड़ा सा बता रही हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। इसी के ऊपर कंडक्शन होती है उछल उछल के, ठीक है। उछल उछल की कंडक्शन इसलिए होती है क्योंकि उसकी वजह से हमारी फास्ट कंडक्शन कंडक्शन हमारी होती है, माइलिन शीट, थैंक यू प्रियंका जी। माइलिन शीट होती है जिसकी वजह से वो जगह प्रोटेक्ट रह पाती है हमारी। और उसी की वजह, वो अगर शीट नहीं होगी तो उससे वो न्यूट्रिशंस जो हमें मिल रहे हैं, न्यूरॉन को मिलते हैं, वो थोड़े उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, वो डैमेज बहुत जल्दी होगा एग्जॉन। मेजर पार्ट जो है उसका वो होता है प्रोटेक्शन का, डैमेज बहुत जल्दी हो जाएगा न्यूरॉन, अगर वो एग्जॉन का पार्ट अगर ऐसे बिल्कुल खाली रहा तो। जैसे कि सुषुम्ना है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है, अगर वो बिल्कुल ही खाली होगी, उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, और इस पे आवरण किसका चढ़ा होता है, कवरिंग किसकी होती है, बोन की होती है। कौन सी बोन, वर्टिब्रास की, ठीक है। वर्टिब्रा 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 ऐसे करके बहुत सारे मनके लगे हुए होते हैं। तो वो मनके जो होते हैं आपस में क्या कर रहे हैं मिलकर, एक तो मोबिलिटी बढ़ाते हैं, हम आगे पीछे झुक पाते हैं, साइड्स में हो पाते हैं। वो क्योंकि इकट्ठे एक साल का एक लंबी बोन नहीं है, वो टुकड़ों में है, मनकों में बनी हुई है। अगर वो मनकों में नहीं होती, एक बिल्कुल सीधी हड्डी होती, तो आप मुझे बताएं क्या उसकी मूवमेंट इतनी लचीली होती, क्या हम आगे झुक पाते, नहीं हम नहीं झुक पाते। बीच में कोई ना कोई मोड़ होना जरूरी है। जैसे हम अपने हाथ को मोड़ पाते हैं तो आगे की जो बोन है, ये वाली जो बोन है, ये एक सीधी बोन है, फिर ये एक सीधी बोन है। हम इसको बीच में तो नहीं मोड़ सकते, अपने हाथ को यहाँ से ही मोड़ सकते हैं या फिर यहाँ से मोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक जोड़ है, यहाँ पे आके ये वाली हड्डी यहाँ की खत्म होती है और यहाँ पे खत्म होती है, शुरू होती है, मतलब यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। तो जिस वजह से ये ऐसे जा रहा है, तो हम क्या बीच में से कहीं से मोड़ सकते हैं अपनी हड्डी को, नहीं हम नहीं मोड़ सकते, वो तो टूट ही जाएगी। इसी वजह से उसके अंदर वो हम मन के रखे गए हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है, जो माइलिन शीट है वो लगातार नहीं है, वो टुकड़ों में है, ठीक है। वो लगातार नहीं है, वो टुकड़ों में है। तो जो टुकड़ों में है तो इसकी वजह से उसकी मोबिलिटी या उसकी फंक्शनिंग, उसकी कंडक्शन जो है वो और ज्यादा अग्र हो जाती है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हुआ। चले इसमें आई थिंक इसके अंदर आपका जो मेजर चीज जो है समझने की वो यही है। अभी आगे आ जाएगा नोट्स ऑफ रेनवियर भी, मैं वहां पे को फिर से एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूंगी। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसकी कंपोजिशन कैसी है। उसमें सेल बॉडी होती है, मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल, यहीं पे मेन, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। इसी में सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर डेंड्राइट्स आते हैं। न्यूक्लियस जहाँ होता है आप समझ जाइए सारा इंफॉर्मेशन वाला पार्ट वही होता है, उसकी याददाश्त वही होती है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस को आप समझेंगे, न्यूक्लियस एक याददाश्त है, उसको ऐसा भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। याददाश्त, हर चीज की याददाश्त, क्या करना था, क्या पहनना था, क्या ओढ़ना था, क्या खाना था, कहाँ जाना था, बोन्स को कैसे बनाना था, उगाना था, क्या रिपेयर करना है, क्या जोड़ना है, ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, सब कुछ जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस हमारा गवर्न करता है, ठीक है। और फिर आता है आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में आते हैं थिन ब्रांचेस या फिर एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी से मतलब क्या हो गया, जो अग्र भाग था उसका, गोल वाला, उसका जो होता है उसकी जो कुछ एक्सटेंशन निकली हुई है, उस वो जैसे कि हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, ये वाला भाग जो होता है, हथेली वाला भाग जो है, ये समझ लो ये सेल है, ठीक है। ये वाला भाग क्या है, सेल। ये सेल जो है यहाँ पे, ये जो उंगलियां निकली हुई है, ये इसकी एक्सटेंशन है। ये जो उंगलियां निकली हुई है ये इसकी एक्सटेंशन है, इसको हम डेंड्राइट्स कहेंगे, ठीक है। अभी क्लियर। पार्ट तो इसी का ही है, कुछ अलग नहीं है, इसी का ही पार्ट जा रहा है, ये इसी का एक हिस्सा जा रहा है ना, ये से इसको हमने उंगली बोल दिया या फिंगर बोल दिया, ठीक है। ऐसे हमारी 5 फिंगर्स ऐसे हमारी जा रही हैं। ऐसे डेंड्राइट्स में बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। फर्क ये कहा जाता है कि इस उंगलियों के आगे और कोई उंगली नहीं है, इस फिंगर के आगे और कोई फिंगर नहीं है, हो सकती थी, क्या पता हो किसी जगह पे, किसी और देश में किसी के पास ऐसी उंगलियां हो, हमें क्या पता। तो यहाँ पे ऐसे फिलहाल तो नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे डेंड्राइट्स उसको कहते हैं, ठीक है। उसमें आगे और एक्सटेंशन होती है, ठीक है। फिर आता है सेल बॉडी दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया था, एक का हेड होता है, एक की टेल होती है, इंफॉर्मेशन के लिए और कंडक्शन के लिए। इसने क्या करा, जब डेंड्राइट से कोई एक न्यूरॉन आके इसके पास आके चिपका, मतलब चिपका मीन्स इसको आके इन्फॉर्मेशन दी, इसे इन्फॉर्मेशन ली, इसे फटाफट से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने सेल के बीच में लेकर आया, अगर वाले भाग में लेकर आया, और यहाँ से उछलता हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीट है, मान लो यहाँ पे चूड़ियां पहन रखी है मैंने, और चूड़ियों के बीच में कुछ कुछ गैप है, तो कहाँ कहाँ जाएगा, चूड़ियों के ऊपर क्रॉस करके नहीं जाएगा, चूड़ी चूड़ी के ऊपर से कूद के जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे मांस होगा, जहाँ पे फ्लैश होगा, वहां कूद मारते हुए जाएगा, फिर यहाँ पे कूद मारेगा, फिर यहाँ पे कूद करेगा, ऐसे कूदता हो जाएगा आगे, और टीलों के पास पहुंच जाएगा, वहां पे मेरी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, कंडक्टिविटी के लिए, सॉरी।
ठीक है। फिर आता है एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है एक सिंगल ब्रांच होती है, ठीक है। ये सिंगल ब्रांच का मतलब क्या होता है, ये एक लंबी सी एक तार है, वो सिंगल ब्रांच का मतलब ये है, ठीक है। इन मोस्ट न्यूरॉन्स, लेकिन सभी न्यूरॉन्स के अंदर ये इतना लंबा नहीं होता, कुछ में डिफरेंट है, न्यूरॉन्स के टाइप्स है, आगे पता चलेगा, इसलिए उन्होंने मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स बोला। विच कंडक्ट ए नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। ये टूवर्ड सेल बॉडी लेके जाता है, यानी कि इसके अंदर लेके जा रहा है, ये सेल बॉडी है। डेंड्राइट्स यहाँ सेल बॉडी के अंदर लेके जा रही है। जो एक्सॉन होता है यहाँ टीलोडेंड्रिया से उसने लिया था ना, क्योंकि पूंछ से ले रहा है, अब एक की पूंछ एक का हेड, अब जब इसकी पूंछ है तो इसने भी कोई इन्फॉर्मेशन ली होगी, ये वापस लेकर आ रहा होता है। कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे, एफरंट और एफरंट वाली बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे ये चीज, यहाँ से भी आप समझने की कोशिश करें इस चीज को, ठीक है। ये यहाँ से इसको सेंटर में यहाँ इंफॉर्मेशन, इसको यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहा है, सॉरी, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ जा रही है, और एक इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आ रही है, एंड से वापस आ रही है। तो यही सेम चीज तो हमारी पूरी बॉडी में हो रही है, यही सेम चीज पूरी हमारी बॉडी में हो रही है। तो मेजर लेकर जाने का काम कहाँ पे है? इस वाली जगह पे, हथेली वाली जगह पे। क्लियर? प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिए। जी, ठीक है। तो ये इसमें क्या था, इसमें माइलिन शीट लगी होती है, इसको न्यूरोलेमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोलेमा। ये इन डेप्थ मत जाओ, ये किस चीज की बनी होती है, बस इतना याद रखिए कि एक माइलिन शीट होती है ये, ठीक है। ये कवरिंग करती है, यही हमें हेल्प करती है कंडक्शन को, फास्ट कंडक्शन लिखिएगा, कंडक्शन नहीं, फास्ट कंडक्शन के लिए कौन हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है? माइलिन शीट एंड न्यूरोलेमा। और यही होती है जो जितने भी टॉक्सिन्स, शॉक, ये कोई भी बाहरी परत से, कोई भी बाहरी तौर पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी किसी प्रकार का नुकसान अगर ना पहुंचे एक्सॉन को, उसको बचाती है। ये जो पूंछ है इसकी, सेल बॉडी की, ये जो ये पूंछ है साइटोन की, जो ये पूंछ जा रही है, एक्सॉन जो जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये आप ऐसा समझिए जैसे ये ब्रेन है और नीचे की ये सूचना नाड़ी है। ब्रेन के अंदर ब्रेन आ गया एक, तो आप ये समझिए, ब्रेन के मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ रहा है। आप इसको इसको जोड़ के, ऐसे ही जोड़ के आपको इसको समझोगे तो आपको और जल्दी समझ आएगा कि हर जगह पे यही प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन्स में क्या है? न्यूरॉन्स में इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसा है? टर्मिनल एंड फाइबर्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, and they transmit impulses leaving the neuron across the synapse to the next neuron। यही जो पूरी भाषा मैंने आपको बताई, वो सारा कुछ इन्होंने 2 लाइनों में बता दिया इंग्लिश में। जो मैंने आपको तीरे लगा के ना कुछ जो बताने की कोशिश करी है वो है, ठीक है। सॉरी, ये आ गया न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, ठीक है। ये आ गया न्यूरॉन 1 और ये आ गया न्यूरॉन 2, ठीक। ये जो न्यूरॉन 1 है, ये यहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन दे रहा है न्यूरॉन 2 को, ठीक। न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2 को इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आई, या इसने इंफॉर्मेशन के ऊपर रिएक्ट करा है कि आपने क्या करना है। जैसे कि इंफॉर्मेशन आई कि दूध जल रहा है और आपने उस पे हाथ लगा दिया, उस जले दूध पे आपने हाथ लगा दिया, पतीले में दूध था, वहां जल रहा था और आपने उसमें हाथ डाल दिया। अब इसके पास इंफॉर्मेशन आई है, पहले तो आई हुई हो, मान लो कि हम फर्स्ट न्यूरॉन से बात करें। अब यहाँ समझो कि यहाँ पे एक याददाश्त है, पहले कभी हुआ था कि हाथ जला था, अब आपने दूर से दूध को देख लिया, वो जल रहा है, उबल रहा है मतलब पतीले में, तो आप क्या डायरेक्टली फिर से जाके अपने हाथ वहां लगा दोगे छोटे बच्चों की तरह? नहीं, कि छोटे बच्चों के पास अभी मेमोरी नहीं बनी इस चीज की, ठीक है। आपके पास मेमोरी बन चुकी हुई है कि इसको ऐसे नहीं करना, या फिर अपने दूसरों से पहले से गाइडेंस ले लिए कि इस तरह से पतीले को हाथ नहीं लगाया जाता, तो कुछ ना कोई हम ग्लव्स पहनेंगे पहले, फिर हम पतीले को उठाएंगे वहां से। तो आपने पहले प्रिकॉशन ले लिया। ये कौन बता रहा है? वो ये बता रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूरॉन बताएगा सेकंड न्यूरॉन को ग्लव्स पहन लो, क्योंकि दूध का पतीला जो है गर्म, क्योंकि गर्म क्यों है? नीचे आग जल रही है और हमें दिख रहा है, और दूध उबल रहा है, हमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच का जो भाग है, ये वाला भाग जो है, इसको बोलते हैं क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्लेफ्ट। सिनेप्टिक
सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये शायद आपसे पूछ लिया जाए जब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी कंडक्टिविटी कैसे होती है, तो हो सकता है कि ऐसा डायग्राम की तरह भी पूछ सकते हैं आपसे, नहीं तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ए गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स ऐसे करके पूछ सकते हैं, वाइल ट्रांसमिटिंग और गिविंग द न्यूरो ट्रांसमीटर्स बाय ट्रांसफरिंग द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं? वही केमिकल्स जो उसमें से फूटे थे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब न्यूरो ट्रांसमीटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे और ना ही ये आपका चर्चा का विषय है। ठीक है, हाँ ये वैसे आपको उसमें आ सकता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स के अंदर के आगे चल के शायद आपको किडनी के टाइम पे पता चलेगा कि उसमें कुछ ऐसे हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर किस कितने उसमें आता है। तो याद रखिएगा न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ इस जगह पे यूज होता है। और इसका फंक्शन क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये मेजरली हम थोड़ा सा उसके अंदर पढ़ेंगे, किडनी वाले में, रेनल में। ठीक है, कहते हैं ऑल न्यूरॉन्स हैव टू बेसिक प्रॉपर्टीज, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। अब एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले वो जब ये वाला जब आता है ना न्यूरॉन, ये वाला फर्स्ट वाला न्यूरॉन जब आता है, ये वाला जब आता है ना, तो ये थोड़ा सा एक्साइट करता है इस वाले को कि मेरी बात सुन, ओ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, जल्दी जल्दी आ, मेरी बात सुन। ये दौड़ दौड़ा होता है, अच्छा 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 अच्छा, क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये भी कान लगा के फटाफट पूरी पूरी न्यूज लेने के लिए फटाफट से आ जाता है। जैसे कि कोई चीज है उसको ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है, ये भी फटाफट से भागता हुआ आ जाता है। ये भी उसको दूर से इशारे से फटाफट से बुला रहा होता है, आजा आजा आजा। ये इसने इसको बुलाया। ये एक्साइटमेंट का जो एक्साइटेबिलिटी का जो एक भाग है वो ये होता है। ठीक है, एक को बुलाना, एक होता है इसको कहते हैं इनहिबिट करना, और एक एक्सिबिट करना। ये इसका इसी के अंदर आता है। ठीक है, ज्यादा नाम में मत जाना, सिर्फ नाम को सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ नामों को सुन लो, कभी कभी कुछ नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होते, पर हमारे मुंह से निकल जाते हैं वो। ठीक है, इनहिबिट करना और एग्जिबिट करना। ठीक है, एक होता है कि चीज को छोड़ना, और एक होता है कि इसको मना करना, नहीं 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 नहीं, बस 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 बस, कोई आ रहा है कोई सुन लेगा। अब ये कोई आ रहा है कोई सुन लेगा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको हार्मोन का जो स्राव है उसको रोक दो, बंद कर दो। अब हर बार ये थोड़ी ना हो कि हार्मोन निकालो, हार्मोन रिलीज करो, हार्मोन रिलीज करो, इसी का ही आपको सिर्फ ऑर्डर मिलेगा। ये भी तो ऑर्डर आ सकता है ना कि नहीं बस हार्मोन्स बहुत सारे रिलीज हो गए अब बंद कर दो। ठीक है, इनहिबिट करना एक तरह से उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, वहां मना कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि नहीं और मत दो। ठीक है, या और नहीं करने, या आगे करने ही नहीं है। ये जो करने ही नहीं है ना आगे, ये थोड़ी सिचुएशन जब प्रोलॉन्ग पीरियड पे कोई स्ट्रेस में रहता है ना, तो उसके लिए दुखदाई है। क्योंकि अब जब उसको वो हार्मोन चाहिए एक नॉर्मल बॉडी को, वो अब नहीं बन रहे। एक नॉर्मल बॉडी में मान लीजिए एक हमारा स्ट्रेस हार्मोन की तरह आप समझिए, ठीक है, एडीएच रिलीज होना था, तो स्ट्रेस हार्मोन में, तो किडनी के ऊपर ना हमारा जो हमारा ग्लैंड होता है, ठीक है, उस ग्लैंड के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, उससे हमें कुछ हमें हार्मोन्स मिलने होते हैं, तो वो कॉम्बैट करता है किस पे, कब, जो कोई इंसान स्ट्रेस में होता है। अब स्ट्रेस में क्या होता है, वो अपनी कार्य क्षमता को ना, जो दूसरे कार्य कर रहा होता है उसके साथ साथ वो फटाफट से कहता है कि ये वाला ना हार्मोन फटाफट से रिलीज करो और इस वाले को थोड़ा धीमा कर दो। एक तो उसने बढ़ा दी एक ही क्षमता कि ये स्ट्रेस में है, तो हमें स्ट्रेस में इसका मतलब क्या, मुझे प्यास ज्यादा लगेगी, या प्यास की जो पानी की कंजम्पशन है मेरी बॉडी में ज्यादा होने लगेगी, या फिर आप जो खाना है उसको उसको जो डाइजेशन है उसको स्लो प्रोसेस हो जाएगा। इसकी वजह से भूख नहीं लगती लोगों को स्ट्रेस के अंदर, वो एक ही जगह पे रहते हैं, फिर इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हमारा रिलीज होना कम हो जाता है। और जो हमारी जो हाई बीपी और लो बीपी का आपने नोटिस करोगे, स्ट्रेस में रहने की वजह से हाई और लो बीपी की प्रॉब्लम हमेशा ही अक्कर करती है। ये उसका इफेक्ट है, मिलना ही मिलना है गिफ्ट में, हैप्पी बर्थडे होना ही होना है। अगर बहुत लंबे टाइम तक कोई अगर रहेगा, प्रोलॉन्ग पीरियड तक अगर कोई भी स्ट्रेस में रहेगा, तो उसको ये बीमारी लगेगी ही लगेगी। जो इंसान डिप्रेशन से आया हो, जस्ट, और ये डिप्रेशन बहुत लंबे टाइम तक अभी सफर कर रहा है, तो उसको ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, फिक्स है। यू कैनॉट डू एनीथिंग। हाँ, बाहरी तौर की मैं बात नहीं कर रही, जो नमक की वजह से, ये सब चीजों की वजह से, इसकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। मैं इसकी यही बात कर रही हूँ, ये इस वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ। अब इसने क्या करा, स्ट्रेस में इंसान, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक टाइम से वो इंसान स्ट्रेस में है, तो उसके लिए, उसको स्ट्रेस को रोकने के लिए, स्ट्रेस के साथ लड़ने के लिए, या उसको नॉर्मल करने के लिए उसने बार बार हॉर्मोन्स रिलीज करे हैं। अब एक उसकी आदत सी बन गई है, अब उसकी एक आदत सी बन गई है। अब वो जो हॉर्मोन्स बार बार रिलीज हो रहे हैं, उसको भी तो रोकने के लिए उसके भी तो अपने प्रभाव है।
उसको, वो तो हर जगह पे, बहुत सारी जगह पे वो अपने प्रभाव डाल रहा है, उस पर डिटेल में नहीं बोलेंगे, पर बहुत सारी जगह पे प्रभाव डाल रहा है कि ऐसा ना हो वैसा ना हो। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजों को रोक भी रहा है, बहुत सारी चीजों को करवा भी रहा है स्ट्रेस के अंदर, जैसे कि दिल की धड़कनों को बार बार तेज हो जाना, तो पंपिंग ज्यादा तेज हो जाएगी। ठीक है। बिल्कुल उदास हो जाना, तो पंपिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो और बिल्कुल स्लो हो जाएगी, और साथ साथ में खून का स्राव जो होता है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों पे, प्रक्रिया पे, बहुत सारे सिस्टम्स के ऊपर ना अलग अलग जगहों से अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। इसलिए जो इंसान डिप्रेशन में होता है, उसकी बॉडी में बहुत सारे विकार होते उत्पन्न होते हैं। तो वो इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है। एक आके उसको मना कर लेता है कि नहीं नहीं नहीं, बस और नहीं करना, और नहीं करना। एक कहता है कि करो करो, बार बार करो, वो स्ट्रेस में है, रिलीज करो रिलीज करो, वो उदास है, वो रो रहा है, रिलीज करो और रिलीज करो। तो इसकी वजह से उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद। लगातार अगर एक ही कंडीशन बनी हुई है, तब वो चीज खराब होती है। ठीक है। चले, फिर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इफरेंट और एफरेंट और इंटरन्यूरॉन। अभी जो इफरेंट एफरेंट का जो हमने बताया था, आपने अभी मुझसे पूछा भी था कि ये क्या होता है, इसका क्यों नाम दिया। मैंने कहा था बस उसको नाम चेंज करने का मन कर रहा था। अब देखो नाम चेंज करने का दिल क्यों कर रहा था। मोटर को इफरेंट यानी कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स या ग्लैंड्स को। जब भी ग्लैंड्स की मैंने बात करी, मसल्स मतलब हाथ हिलाना, स्केलेटल मसल्स, नौली क्रिया करना, पेट को अंदर बार करना, घुमाना, भ्रमर की तरह, भ्रमर नौली जो होती है हमारी, वो हो गया। ठीक है। और क्या होता है? मुद्राएं बनाना। मुद्रा में आपका आता है जैसे कि अश्विनी क्रियाएं करना, वज्रवाली क्रिया करना, ये जो क्रियाएं होती है ये सब करना, टंग को रोल करना, खाना खाते हुए वैसे करना। और जब हम ब्रश करते हैं उसके बाद हम जो अपने जो टंग को यूज करते हैं, मैं अभी फिलहाल बोलने के लिए अपने माउथ की टंग और जो अपने फेस की टंग, जो मसल्स को यूज कर रही हूँ, टंग को यूज कर रही हूँ। तो ये सब क्या है? मसल्स को यूज करना। तो ये कन्वे कर कौन कर रहा है? मेरी एफरेंट न्यूरॉन्स मेरे को, सॉरी हाँ, एफरेंट न्यूरॉन्स मेरे को हेल्प कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये 3 तरह के न्यूरॉन तो हो गए। 3 तरह के न्यूरॉन क्यों हो गए? एक गाड़ी जाएगी सामान लेकर, और एक अलग गाड़ी है जो सामान लेकर आएगी, और एक गाड़ी होती है जो इन दोनों का बीच का काम कर रही होती है। ठीक है। जो रास्ते में मिल जाना तो सामान उसको दे देना, एक रास्ते में था ना, सामान उसको दे देना। यहाँ से जो गाड़ी जाएगी, यानी कि मोटर से जो गाड़ी जा रही है, जो घर से गाड़ी बाहर जा रही है, उसे कहेंगे हम ई फ्रंट। जो घर की तरफ गाड़ी आ रही है उसे कहेंगे एफ फ्रंट। ठीक है। मी सा कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स क्या होगी? जो इन दोनों को कंट्रोल कनेक्ट करते हैं। ये वर्टिब्रल्स में बेसिकली पाया जाता है और थैलेमस में पाया जाता है। ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में हम एक चीज और भी देख लेते हैं यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन्स का जो हो गया रिले न्यूरॉन। मोटर, सेंसरी और रिले, जो आपको बताया ना मैंने ये, सॉरी, जो इनको कनेक्ट कर रहा है इन्हीं को हम रिले बोलते हैं। तभी इसको मैं बोला कि आपको थैलेमस में पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में आपको याद होगा कि इसका अपना एक फंक्शनैलिटी भी होती है, रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं, उसका हम आगे भी पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की उस पर प्रक्रिया कैसी हो रही है, क्या एक्शन है उसका, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। उस चीज पे, यानी कि अगर आपने लाल रंग नहीं, आपने दूध जलता हुआ देखा, उबल रहा है और आपकी आंखों के सामने है, तो आप फटाफट से गए उसकी गैस स्लो कर दोगे या बंद कर दोगे ताकि वो बाहर ना निकल जाए। ये एक तरह का रिएक्शन हुआ। एक हुआ कि आपको कंकड़ पत्थर चुभा और फिर फटाफट से अपना हाथ पीछे कर लिया या पैर पीछे कर लिया। ठीक है। आपके हाथों पे लगा या पैर पे, हम कहेंगे पैर पे कंकड़ लगा तो अपने हाथ पीछे कर लिया। दूध जला, हाथ पे लगा, अपने हाथ पर फटाफट से पीछे कर लिया। आग पे हाथ लगा, फटाफट पीछे कर लिया। यहाँ तक तो ब्रेन तक पहुंचने का टाइम ही नहीं मिला उसको। यहाँ उसको ब्रेन तक पहुंचने का टाइम ही नहीं मिला। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड ने ही अपना काम कर लिया बैठे बैठे। उसको ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कहते हैं ना कि हर चीज के लिए हाई कमांड के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही वाली बात है कि बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती है जहाँ पे हाई कमांड के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो आर्मी में और इन सब जगहों पे जो डिफेंस में जो वो सीखते हैं, वो इन्हीं रिफ्लेक्सेस पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। एमिगडाला पे इन सब रिफ्लेक्सेस पे ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। जब ये रिफ्लेक्सेस इतने परिपक्व हो जाते हैं कि कब क्या करना है, इसके लिए आपको ब्रेन जब तक बताया करेगा, उससे पहले तो आपके रिफ्लेक्स यानी कि स्पाइनल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो कितने प्रखर हो चुके हुए होते हैं। वो इतना आगे काम कर, मतलब कि इतना कर देते हैं कि आपको इतना लंबा टाइम सोचने में नहीं लगाना होता। कहते हैं ना, सोचने का टाइम नहीं है, एक्ट करने का टाइम है, क्या करना है इस पे। तो वो हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्स के अंदर वो चीज फंस जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रैक्टिस 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 के बाद। ठीक है। चीजों को टिप्स पे ले आना जो हम कहते हैं, वो भी यही होता है। ठीक है। फिर आता है
ये सब तो हमने देख लिया एक बार। इसको सोमा भी बोलते हैं, सोमैटिक भी बोलते हैं। यहाँ पे सोमा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये टाइप है बाइपोलर न्यूरॉन का। बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या हो गया, दो तरीके से इसकी दो तरफ इसकी एक्सॉन्स जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं इसके दो हाथ निकले हुए हैं पंछी की तरह। ये इसका पहला हाथ निकला हुआ है, दूसरा हाथ निकला हुआ है। इस साइड पे इसके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम बाइपोलर न्यूरॉन। एक ये कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। फिर एक आती है यूनिपोलर। ये नाम याद कर लीजिएगा, सिर्फ नाम नाम से पूछ लेता है। वो क्या पूछेगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के अंदर पूछेगा बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, और एक और नाम दे देगा कोई ये वाला पोलर, हाइड्रोपोलर मान लो, या हाइड्रापोलर मान लो, ऐसा कुछ भी दे दिया नाम उसने। वो कहेगा इसमें से बताइए कौन कौन से हैं, कूट बना के दे देगा कि 1 2 3। फिर ए में, फिर बी में देगा 2 3 4, फिर सी में दे देगा, ऐसे करके आपको एक कूट बना के दे देगा। तो आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इससे ज्यादा न्यूरॉन के नाम के ऊपर ये जो डिफरेंशिएशन है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। यूनिपोलर में क्या होता है, यूनिपोलर में ये पूरी की पूरी एक चीज ऐसे अकेली एक लंबी एक्सॉन की तरह यूज हो रही है, ठीक है। ये वाला एक्सॉन, और उससे अलग होते हुए जा रहा है यहाँ पे हमारा सोमा, यानी कि साइटोन जो है वो अलग से जा रहा है, बीच में इनको डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए इसको यूनिपोलर, यहाँ पे यूनिपोलर आया। वही ये चीज इन दोनों के बीच में आ रही थी, इसलिए इनको डिवाइड कर रही थी, लेफ्ट और राइट में समझ लीजिए, इसको डिवाइड कर रही थी, इसलिए इसको बाइपोलर कहा था, ठीक है। फिर आता है मल्टीपोलर में। मल्टीपोलर में क्या होता है, ये रहा बीच में, ये रहा, और इसके बहुत सारे हाथ हो गए। पहले तो बाइपोलर था ना, बाइपोलर में दो हाथ थे, अब उसके बहुत सारे हाथ हो गए, उसको मल्टीपोलर बोल दिया, ठीक है। एक स्यूडोपोलर भी होता है, वो इसमें नहीं है, स्यूडोनोरॉन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सिर्फ यही आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं इसके अंदर कुछ याद करना। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के अंदर न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में हम बात कर चुके हुए थे कि किस तरह से होता है और क्या करता है। इसकी फंक्शनैलिटी को एक बार देख लेते हैं फटाफट से। सपोर्ट करता है किसको, न्यूरॉन को, ठीक है, उसकी कनेक्टिविटी को। उसको हम वो सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है बाहरी एनवायरनमेंट से, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना पहुंचे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है ब्रेन, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर इसमें एक बार इन्फेक्शन चली गई तो इतनी जल्दी निकल के बाहर नहीं आती है, ठीक है। तो ये इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि इन्फेक्शन को उठा के बाहर फेंक देते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं। इनमें बैक्टीरिया वायरस इतनी जल्दी अटैक अटैक नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये वीक है तो ये अटैक कर जाते हैं। इसलिए शीर्षासन हो गया, विपरीत करनी मुद्राएं जो होती हैं वो सब कुछ करना हो गया, खेचरी मुद्रा, इससे हमारा ब्रेन स्ट्रांग और ज्यादा स्ट्रांग बनता है खेचरी मुद्रा से। ये सब कुछ करने से हमारा स्ट्रांग होता है। एक और ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इसको बहुत इजीली स्ट्रांग कर लेती है, वो होता है अंग का उच्चारण। जब म का जो साउंड होता है वो इसको और सपोर्ट करने में, यानी कि इसकी जो इनका जो कार्य है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, उस गति को बढ़ा देता है। तो वो कहते हैं ना कि वीक होने की बजाय स्ट्रेंथन हो जाते हैं। जैसे कि हमने कहा साउंड वेव से यहाँ पे क्या बन जाती है, हमारी इलेक्ट्रिकल वेव्स के अंदर कन्वर्जन आता है। जब भी वेव्स प्रोड्यूस होती है, कौन सी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो म का जो साउंड होता है, उ म में जो म का साउंड होता है वो यहाँ पे हमें इस चीज में हेल्प करता है, ठीक है। फिर कनेक्ट करता है, कनेक्ट किससे करता है, कनेक्टिविटी बनाने हमारी मदद करता है, दूसरे न्यूरॉन्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी बनाने में हमें हेल्प करता है, और बाहरी और भी अंगों के साथ जोड़ने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। रिमूव करता है डेब्रिस, डेब्रिस मतलब कचरा, ठीक है, फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। जो भी जितने भी प्रकार का कचरा होता है वो कौन उठा के लेके जाता है, नर्वस सिस्टम, और सॉरी डेब्रिस। मुझे बता दो सेल के अंदर जो हम बेसिक सेल पढ़ते थे उसमें कचरा कौन लेके जाता था, जल्दी, उसको क्या कहते थे। लाइसोसोम। लाइसोसोम। हाँ जी, वेलकम, ठीक है। चलिए डेंड्राइट तो क्या है, इसमें कोई चीज नहीं है, नहीं। नर्वस सिस्टम के बारे में हम देख चुके हुए हैं, ये वाला पार्ट हमने देख लिया हुआ है। हम्म, ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन इसका बन सकता है। पता नहीं आया ही है नहीं आया, पर अकॉर्डिंग टू मी शायद नहीं आया, ठीक है। जो ब्रेन होता है ये कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, क्रेनियल क्रेविटी, बताया था ना, खोपड़ी स्कल जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल क्रेविटी, कैविटी सॉरी, क्रेनियल कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है, किसी भी जगह पे खोखली जगह, एक ऐसा स्थान। कैविटी, कैविटी का मतलब होता है गुफा, खोखली, गुफा नहीं बोलेंगे, खोखली सी जगह के लीजिए, उसको कहते हैं कैविटी, ठीक है। गुफा भी कह सकते हैं कई जगहों पे, ठीक है। वो ऐसे निकल के आया, तो उसको क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। वेट होता है इसका कितना, नियरली
3 पाउंड होता है नियरली एडल्ट के अंदर, जिसको हम इसको नियरली हम लेके चलते हैं 13 to 14 ग्राम्स के अंदर। तो जो 13 to 1350 ग्राम्स जो होगा वो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, और 1350 to 1400 ग्राम्स तक का जो होता है वो मेल के अंदर पाया जाता है जनरली। ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। कंटेन 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। मैंने ये भी हम बात चुके थे कि आसमान में जितने तारे हैं उतने हमारे हमारे न्यूरॉन्स। उसको आप ऐसे भी कह सकते हो, बालों को जैसा नहीं गिना जा सकता ऐसे न्यूरॉन्स को भी नहीं गिना जा सकता, तारों को भी नहीं गिना जा सकता। कंट्रोल बॉडीली फंक्शन एंड इंट्रैक्शंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यही तो वजह है चित्त की वृत्ति, चित्त की यही वृत्तियां हैं। ठीक है। और जब हम अपनी वृत्तियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो वही हमारा जो फंक्शन है, जो बाहरी तौर पे जो हम बाहरी चीजों से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करने का जो हमारा काम होता है। यही जो होता है ना, कि आप एक चीज देखिए, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बातें कर रहा है बार बार। ठीक है। मतलब शोर है ना। अगर क्लासरूम में दो लोग बातें करी जा रहे हैं तो शोर है। अगर क्लासरूम में एक ही इंसान बात करेगा तो शांति रहेगी। आप उसी की बात को सुनोगे। जैसे कि इस टाइम पे आप सब आपस में बात नहीं कर रहे, जो लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे वो बैठ के आराम से एक टक होके पढ़ रहे होंगे, वो दूसरा कोई और काम नहीं कर रहे होंगे। अगर आप कोई और साथ में काम कर रहे हो तो इसका मतलब साथ में और भी जगह बिजी हो, और आप मल्टी फंक्शन करने की कोशिश कर रहे हो। मल्टी फंक्शनैलिटी ब्रेन की इन चीजों में थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसको बाकी के भी काम करने होते हैं। ठीक है। इसके ऊपर भी चर्चा मैं करूंगी बाद में, आगे चलकर चर्चा करूंगी जब डाइजेशन का पार्ट आएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे हम आपको। डोंट वरी, वो भूलने वाली चीज नहीं है, तो वो भूली नहीं जाएगी। ठीक है। तो हम अपनी वृत्तियों को जब हम निरोध करते हैं, तो ये जो बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में बातें कर रहे हैं ना, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में हो, वो बहुत धीमा 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 हो जाता है। ठीक है। फिर अगर ये बहुत ज्यादा होगा ना, इसकी वजह से हमें भूख भी ज्यादा लगेगी, प्यास भी ज्यादा लगेगी, और बार बार ये सारे कार्य हमें करने पड़ेंगे और ओवर हो जाएगा। इसकी वजह से फिर से ब्रेन बिजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, हमें इनको भी धीरे धीरे करना होता है। तो जब हम इतना इनको कम करते हैं, धीरे धीरे इनको लूजन अप करते हैं, तो क्या होता है इससे कि हमारी बॉडी में हम धीरे धीरे खाना भी कम कर रहे होते हैं, है ना, तभी हम सात्विक आहार भी ले रहे होते हैं। तो ये धीरे धीरे हमें क्या करता है, हमारी इस कनेक्टिविटी को, जो हमारी एनर्जी है ना, उसको संभाल के रखता है। तो अब क्या होता है, कोई भी अगर मान लीजिए कोई चीज है, उसको अगर आप यूज कर रहे हो, कोई फ्रेश चीज है, तो बिल्कुल नई नई चीज यूज करोगे तो उसका एक रंगत अलग आती है ना। वो चीज उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर पावर ज्यादा होती है। बिल्कुल वैसे ही आप अपने हर न्यूरॉन की पावर को संभाल के रखते हैं। इसलिए जो योगी होते हैं उनकी हर न्यूरॉन की पावर बची हुई होती है, वो यूज नहीं कर रहे, उसको वेस्ट नहीं कर रहे ऐसे बार बार। ठीक है। फिर आता है 4 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रह्म हो गया, डायनसेफलॉन हो गया, सेरिबेलम हो गया, और ब्रेन स्टेम हो गया। ये देख लीजिएगा ऊपर यहाँ पर, ये हम कर चुके हुए हैं। कई जगह ब्रेन स्टेम को मिड ब्रेन के अंदर इंक्लूड करा गया हुआ है, मिड ब्रेन को मिड ब्रेन स्टेम के अंदर इंक्लूड करा गया, तो डोंट वरी। मैम इसे थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ये वाला पार्ट। हाँ बस बस मैम, बस ये मेरा ना स्क्रीन शॉट है। हाँ जी, ले ओके, लो थैंक यू। जी। ठीक है। अब इसका ये जो पार्ट्स हैं ये हम इनको पहले पढ़ चुके हुए हैं, और मुझे लगता है हमें थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। इसको देख देख लीजिएगा, ये भी ले लो। पार्ट्स को समझने में आसानी हो जाएगी। यस मैम। तो ब्रह्म आ गया, सेरिब्रम आ गया, डिवाइड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर, वही जो मैंने आपको बताया था, ये वाले जो हेमिस्फेयर होते हैं। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। ठीक है। डिवाइड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। ठीक है। आउटर पोर्शन कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो उसकी बाहरी परत है। जब भी किसी चीज की बाहरी परत होती है, उस परत का भी अपना एक नाम होता है। अभी परत को नाम क्यों दिया गया होता है, कभी सोचो है कभी आप लोगों ने? इसको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना, इसलिए नाम दिया जाता है कि कभी किसी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मेडिकली हम रेफर करेंगे क्या। यानी कि अगर मान लीजिए एक इंसान ने इलाज करा, एक डॉक्टर है सॉरी, उन्होंने इलाज करा एक इंसान का, तो वो कह रहे कि वो ना, वो जो परत है ना, वो जो ऊपर वाली परत है वहां पे, हाँ वहां पे प्रॉब्लम थी उसको। बोले कहाँ पे प्रॉब्लम थी? नहीं, वो जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की ना उस वाली जगह पे, उस वाले भाग में था, वो जो नीचे थोड़ा सा कान के ऊपर, वो वाला कोने पे। तो लॉजिक नहीं बनता ना, ऐसे कुछ समझ तो आएगा नहीं दूसरे डॉक्टर को। और आगे जब हिस्ट्री में भी अगर हम कल को अगर पढ़ना चाहें, हम जब समझना चाहें, एक जो लर्निंग है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, तो वो ट्रांसफर कैसे होगी? एक इंसान दूसरा इंसान को कैसे समझा पाएगा? वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए छोटी छोटी चीजों के नाम रखे गए हैं। ठीक है। तो जब इसकी बाहरी लेयर है तो उसका नाम रख दिया हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
ठीक है। फिर राइट सेरिबल होता है, लेफ्ट होता है, हमें ये पता चल चुका हुआ है। फिर कॉर्टेक्स कंटेनिंग गायराई एंड हल्काई, ये तो मैं आपको बताया था, जैसे कि हमारे हाथ में ये होते हैं, ये वाले, ठीक है। जो ऊपरी वाला पहाड़, जैसे हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हम ऐसे याद करते थे ना, तो जनवरी वाला भाग क्या आ गया हमारा, गायराई, और जो फरवरी वाला पार्ट आ गया वो हो गया सल्काई, ठीक है। सर्कस भी कहते हैं इसको, गायरस भी बोलते हैं, सर्कस भी बोलते हैं, बहुत सारे हो जाए तो उनको ये बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला भाग हुआ तो क्या हुआ, जनवरी क्या हुआ, गायराई, फरवरी आया सर्कस आया, ग्रूव्स आ गए तो क्या हो गया, सलकाई, फरवरी सलकाई, ठीक है। और ये हमें किस लिए हेल्प करता है, ये हमें इसलिए हेल्प करता है क्योंकि ये सेंट्रल सॉरी सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, इसकी वजह से बहुत सारे न्यूरॉन्स एक जगह पे आ पाते हैं और बहुत सारी कंडक्टिविटी हमारी इसलिए हो पाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा विकसित है, बहुत ज्यादा। तो ये उनमें से एक वजह भी है, ठीक है, क्योंकि इसको सरफेस एरिया मिल जाता है। कहते हैं सेपरेटेड बाय मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर, यानी कि जो ये चीज है ना, ये जो फिशर मैंने आपको बताया था, जो बीच में जो एक दरार सी आपको दिख रही है, दोनों हाथों के बीच में जो दरार है ना, ये जो दरार दिख रही है, जो क्लीवेज दिख रही है दरार को, इस दरार को उन्होंने कहा फिशर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर, जो दो हेमिस्फेयर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं बाय अ ब्रिज एंड नर्व फाइबर्स दैट रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन टू हेमिस्फेयर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन बता दिया उन्होंने, रिले करता है, क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिले करता है। ये आकाशवाणी की तरह है, आओ आओ सुन लो इसने ये देखा, वो वाला काम, ठीक है, अनाउंसमेंट का काम करता है ये, ठीक है। फिर बोथ हेमिस्फेयर्स जो होते हैं वो चार भाग में बांटे गए हैं, फ्रंटल टेम्पोरल पेराइटल, ये हम पढ़ चुके हुए हैं, इनको एक बार देख लेना। फंक्शनल एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स ये जरूर देख लीजिएगा एक बार। ब्रोकास एरिया, वर्नेक्स एरिया, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर अभी पढ़ाऊंगी, जब हम आइसगर का पढ़ रहे होंगे ना, तब मैं आपको एक बार बताऊंगी ब्रोकास और वर्नेक्स एरिया कैसे काम करते हैं। तो ये पोस्टीरियर भाग होता है स्पीच का, और इंटीरियर भाग होता है प्रोकास एरिया हमारे बोलने का। मैं वैसे आपको सिंपली उसमें क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा, तो वो आपको याद भी रहेगा। कोई भी चीज अगर आप बोलने लगते हो ना, पहले आप सुनते हो या आपने देखा, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब आपके पास आई, उस इंफॉर्मेशन को पहले वो प्रोसेस होगी बोलने के लिए, फिर बोलने के बाद वो जो जिह्वा पे जाके उस शब्द का उच्चारण की फॉर्म में आएगी, वो अलग होता है। तो ये दोनों ब्रोकास और वर्नेक्स एरिया जो होते हैं वो यही काम करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं कि बोलना क्या है, और एक प्रोसेस जो शब्द है उसके उच्चारण के लिए, वो जो नीचे जाके इंफॉर्मेशन देनी है वो काम करता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को स्पीच स्पीच सेंटर बोला गया, ठीक है। इसलिए जो सॉरी, जो म का साउंड जो होता है हमारा ओम में, भ्रामरी, इन सब चीजों को बहुत एक्टिवेट करता है, बहुत ज्यादा इसको एक्टिवेट करता है। जो सिंह, जो हम आसन करते हैं, सिंहासन करते हैं, उसमें जो जिह्वा को बाहर निकाल के हम की जो एक एक साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, उसकी उससे भी इसको काफी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। कई लोग जो सोचते हैं कि वो स्टैमर करते हैं, बट व्हेन दे थिंक, जब वो सोचते हैं तब वो स्टैमर नहीं करते, मतलब वो हकलाते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो हकलाते हैं, तो हकलाने की जो बीमारी है वो भी यहाँ से क्योर हो जाती है। उसके और भी रीजन है, सिर्फ एक यही रीजन नहीं है कि आवाज निकाली शेर वाली और सीधा ब्रेन पे वर्नेक्स एरिया और ब्रोकास एरिया का असर हो गया, ऐसा नहीं है। इन पे भी असर होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी सी चीजें जिन पे असर होता है, जिनके थ्रू ये असर भी जा रहा होता है, ठीक है। क्योंकि साउंड का सबसे बड़ा महत्व है, आप अगर योग में अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे ध्वनि का बहुत बड़ा रोल है। जब हम सिद्धियों की तरफ होते हैं, उसमें भी नाद ध्वनि जो है, नाद जो है उसके भी प्रकार है, उसमें साउंड, अगेन साउंड आती है, साउंड वाइब्रेशंस जो है, यानी कि वेव्स जो है वो वाली, वो उसका एक रोल होता है हमारी बॉडी पे, यानी कि हमारे ब्रेन पे उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। तो वो जब हम कान का जब पढ़ रहे होंगे तब थोड़ा सा समझाऊंगी उस चीज को, उससे आपको बहुत मेजरली चीजों को समझने का आइडिया आ जाएगा, म्यूजिक कैसे काम करता है, या कोई भी साउंड हमारे बॉडी पे कैसे काम करती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वहां से आइडिया आना, आपको मेजर पोर्शन आपको आइडिया आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको समझ आएगी मंत्र कैसे हमारे ऊपर काम करते हैं। तो मंत्र के अंदर क्या क्या कैसे हमारी बॉडी हर तरफ से पूरी तरह से रिजुवेनेट हो जाती है, ठीक है। फिर आता है ये देख लीजिएगा एक बार, इसको मैं फिर भी बता देती हूँ। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ये वाला एरिया, ये टेम्पोरल रीजन का भाग है, ठीक है। ये वाला टेम्पोरल रीजन का भाग दिखा रहे हैं ये वाला, ठीक है, यहाँ पे
ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। फिर जैसे एंटीरियर स्पीच एरिया पे जो ये पे ये वाला आगे जो फोर ब्रेन वाली साइड होती है ना, वहां पे उस जगह पे होता है ये, ठीक है। और ये कनपटी से ऊपर जा रहा हुआ जो भाग होता है ना बीच में, यहाँ पे यहाँ आता है हमारा वर्नेक्स एरिया, ठीक है। सेकेंडरी मोटर एंड सेंसरी एरिया, यानी कि मोटर एंड सेंसरी एरिया मीन्स इंफॉर्मेशन आएगी भी और जाएगी भी, ठीक है। फिर प्राइमरी सेंसरी एरिया, ये परसीव करने का काम कर रहे हैं, मतलब लेने का काम कार्य कर रहे हैं। प्राइमरी मोटर एरिया यानी कि भेजने का कार्य करती है। सेंसरी एरिया ग्रहण करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इस तरह से याद कीजिएगा। योग के स्टूडेंट है तो योग के हिसाब से उस चीजों को ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम आगे पीएचडी योग में कर रहे हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस में, मॉडर्न साइंस में नहीं कर रहे। मेडिकल और मॉडर्न साइंस में बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे, वो 4-5 साल बाद फिर कहेंगे अच्छा जी वो चीज हमें लगी थी ऐसी थी, चलो जी इस पे चेंज कर दिया जाए, हमने रिसर्च करी, इस पे ये पाया गया। जो आपकी एक्चुअल साइंस है ना, जो योग की और आयुर्वेद की, वो चेंज नहीं होती, वो सिद्धांत है, वो सिद्ध हो चुके हुए हैं, उनमें कोई चेंज नहीं पाया गया आज तक और ना पाया जाएगा। जो चेंज है वो मॉडर्न साइंस में आपको बहुत सारे मेजर चेंजेस मिल रहे हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सो डोंट वरी, बहुत सारी चीजें फिक्स है ऑफ कोर्स, बहुत सारी चीजों में चेंजेस नहीं मिलेंगे, पर बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उसको पत्थर की लकीर मत करके मत समझिएगा, ये कहना चाह रही हूँ। चलिए, सेरिब्रल ट्रैक्ट क्या होते हैं? ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। किस प्रकार के रास्तों की बात कर रही है? ट्रैक्ट्स आर न्यूरल पाथवेज दैट आर लोकेटेड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो एक मेरे ब्रेन के अंदर कुछ पाथवेज बने हुए हैं और कुछ मेरे स्पाइनल कॉर्ड के पाथवे में, इसलिए तो दोनों को जोड़ा है, इसी वजह से दोनों को जोड़ा है, और इसी वजह से तो इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रखा गया है, क्योंकि कुछ ऐसे रास्ते हैं या कुछ ऐसे पाथवेज हैं ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की जो आपस में जुड़े हुए हैं या हमारी कनेक्टिविटी का काम करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हाइपोथैलेमस, ये रहा छोटा सा क्यूट सा, इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, और यहाँ पे ये थैलेमस है, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल, ये नहीं समझना आपको, कॉर्पस कैलोसम ये रहा, जो दोनों को जोड़े हुए होता है, ठीक है। दोनों को जोड़े हुए कौन है? कॉर्पस कैलोसम होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ये है, जान दो यहाँ पर। ये फिशर्स हो गए, हाइपोथैलेमस हो गया, बेसल गैंग्लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लीजिएगा, बेसल गैंग्लिया, ये ही आगे हम समझेंगे भी, ठीक है। आई है, ठीक है, बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया क्या करता है? ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होता है that lie deep in the brain, ठीक है। डीप इन द ब्रेन मीन्स, और एक्ट करता है ऐसे रिले सेंटर की तरह। जो बेसल गैंग्लिया जो होता है ना, जो सेल बॉडी होती है, जो स्टार्टिंग का जो भाग होता है, वो काम क्या करता है? रिले का काम करता है, वही शोर मचाने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे से भी क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन ना भी आए तो अगेन ये पीएचडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए भी बेसल गैंग्लिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Many parts include motor area and thalamus, इसके अंदर जो होता है रिले स्टेशन के अंदर, हम पहले ही पढ़ चुके, थैलेमस इसके अंदर इंक्लूड होता है। और कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे इंक्लूडिंग मोटर एरिया। मोटर एरिया जहां जहां मोटर एरिया है कि जहां जहां कंडक्टिविटी की जो बात हो रही होती है, मोटर की जो बात हो रही होती है, वो यहाँ पे हमारी वो कार्य यहाँ पे करता है, बेसल गैंग्लिया वहां वहां पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है? फाइन कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स किस प्रकार की होगी? जैसे कि सोचना विचारना, किसी भी पजल सॉल्व करना, कुछ इस तरह से हो गया, और किसी भी सिचुएशन में कैसे उसको रिएक्ट कैसे करें, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को, लाइक पोस्चर एंड वॉकिंग, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कहा जा रहा है भागने के लिए, आप तुरंत से भाग रहे हो, ठीक है। आपने देखा कि वहां आगे भागने की जगह नहीं है, कीचड़ है, आपकी स्पीड अपना धीरे स्लो हो जाएगी। फिर आप देखोगे थोड़ी सी ऊंचाई है, आप उसको जैसे छलांग मार के यानी कि जंप करके उसको वहां से क्रॉस करना चाहोगे। ये सब कुछ सोच रहे हो ना साथ में, सब कुछ साथ में सोच रहे हो ना, और बॉडी काम भी कर रही है फटाफट से, आप साथ में एक्ट भी कर रहे हो, और पीछे से जो कमांड अगर आ रही है, अगर मान लीजिए कोई कोच है, वो पीछे से कमांड भी आ रहा है, उस कमांड को भी कर रहे हो। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये कैसे कैसे हो पाएगा? कौन करवाता है, कौन हेल्प करता है? वो बेसल गैंग्लिया हमारी हेल्प करता है। इतना कुछ जो हम कर पा रहे हैं, जो पायलट होते हैं वो दो तरीके से काम कर रहे होते हैं। एक जो खुद तो फ्लाई कर ही रहे होते हैं, साथ में उनको कनेक्टिविटी भी रखनी होती है अपने प्लग्स में। जब उनको बताया जाता है तो स्क्रीन के सामने होता है, ये लिखा हुआ होता है कि आप कहाँ कैसे फ्लाई कर रहे हो, किस क्या कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, कैसे फ्लाई कर रहे हो आप। प्लस साथ साथ में आप जब देखेंगे कि वो आपको बताते भी रहते हैं कि हाँ यहाँ पे सामने से आगे प्लेन ऐसा आने वाला है। अब तो खैर रेडार सिस्टम बहुत बहुत फाइन हो चुका हुआ है। पहले क्या होता था? पहले उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि और इतनी दूरी पे, लेफ्ट की इतनी दूरी पे यहाँ पे एक प्लेन आ रहा है, राइट की इतनी दूरी पे यहाँ पे एक प्लेन आ रहा है, आपने यहाँ का ऐसे टर्न लेना है, यहाँ वहां इस तरफ टर्न मत लेना वरना आप किसी और देश में पहुंच जाओगे, इस वाली जगह का टर्न लेना है, आप कंटिन्यूशन रहेगी आपकी उस पाथवे पे जिस देश में आपने
अपने प्लेन को लेकर जाना है। तो पहले ये रडार सिस्टम जिससे चलता था ना, पहले अलग तरीके से होता था, बहुत माइन्यूटली और बहुत बहुत ध्यान से सब चीजों को हमें सुनना करना पड़ता था। अब क्या है, बहुत ज्यादा फंक्शंस आ चुके हुए हैं, तो अब उनको इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं रहना पड़ता, पर रहना पड़ता है। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो कनेक्टिविटी है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है बेसल गैंग्लिया। ठीक है। फंक्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अब बाहरी परत है, उसका नाम भी दिया है। उसमें अगर कोई विकार आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर छोटी छोटी चीज का नाम क्यों दिया गया, उसकी वजह है। ठीक है। लेकिन इसकी क्या वजह है कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उनकी फंक्शनैलिटीज के ऊपर भी उसको नाम दिया गया है। फंक्शन क्या है, जुड़ाव क्या है, रोल क्या है उनका, क्यों है वो चीज वहां पर, कोई तो वजह होगी जिस वजह से वो लेयर बनाई गई है। वो लेयर किस लिए बनाई गई है? इसलिए हायर ऑर्डर फंक्शन है, मेंटल एक्टिविटीज लाइक मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, डिसीजन डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये एसोसिएशन एरिया की तरह काम करता है। यही वजह होती है, इस कॉर्टेक्स की वजह से ही हम कई जगह पढ़ने को भी आपको मिलेगा, ये कॉर्टेक्स जो होता है हमें हेल्प करता है या हमें विचित्र बनाता है बाकी के प्राणियों से। ये कॉर्टेक्स की वजह से ही है। मतलब एक, जो हम कहते हैं कि हमारा ब्रेन अद्भुत है, बाकियों से अलग है, जो ह्यूमन मानसिक, जो मनुष्य का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उनमें से ये एक मेजर पॉइंट्स में से एक आता है। ठीक है। कहते हैं सेंसरी परसेप्शन, पेन वगैरह सब कुछ जो होता है, वो सब कुछ हमें कौन बताता है? हमें बाहरी परत, जो कॉर्टेक्स है, वो बाहरी परत हमें बताती है। टेम्परेचर, अच्छा बाहर ठंडा है गर्म है कैसा है, टच, किसी ने टच करा, मारा पीटा या तो कुछ भी हुआ ऐसा, कहीं दर्द हो रही है उसके बारे में, साइट देखने के बारे में, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, आपका सारा का सारा जो आवरण, ये जो काम हम कर रहे हैं, इंद्रियों का जो काम है, वो सब कुछ इसमें आ रहा है। इसमें कर्म इंद्रिय भी है, इसमें ज्ञान इंद्रिय भी है। ठीक है। कंट्रोल द वॉलटरी मस्कुलर मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि सिर्फ एक, आप देखिए सिर्फ एक पतली लेयर जो है, सॉरी कॉर्टेक्स जो है, एक उसके ऊपर के सिर्फ ऊपर की एक लेयर पे देखो सारा फंक्शन आ गया है। अंदरूनी तौर पे कितना कुछ हो रहा होगा, मतलब कि बाहरी तौर पे ही बहुत सारी चीजों को निपटाया जा रहा है। बाहरी तौर पे ही बहुत सारी चीजों को निपटाया जा रहा है। ठीक है। फिर आता है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन का क्या होता है, ये हम देख चुके थे। डायनसेफ्लॉन कहाँ आता है हमारा? हम्म, बताएं डायनसेफ्लॉन कहाँ था? मैम फोर में हाइंड आता है, ब्रेन में। हाइंड ब्रेन में आता है, हाइंड ब्रेन में आता क्या मैम, क्या है। चीज पूछ रहे हैं? डायनसेफ्लॉन किस, इसमें क्या क्या होता है? ये फोर ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, कौन सा ब्रेन है? फोर ब्रेन। फोर एग्जैक्टली ब्रेन exactly. में। ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे गलती मत करो, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अगर याद नहीं रख पाते हो तो तभी मैंने कहा इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना शुरू कर दो। उससे आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे, एमसीक्यूज। और इसमें ना दो तीन अपने को कंफ्यूज करेंगे, दो तीन ऑप्शन रखना जरूर। अगर आपको एक आंसर तो आपने रखना ही रखना है, साथ में कंफ्यूज करने के लिए अपने आप को, ताकि वो चीज आपकी पक्की हो जाए, तो आपने उसके अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आप समझ लीजिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन अपने ऑप्शन दे दिए, तो उसके अंदर आप फोर ब्रेन की तरफ आप मार्क कर लीजिएगा, ये वाला आंसर है। और क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी वैसे जनरली ऐसी ही रहती है, नर्वस सिस्टम के पार्ट में तो। ठीक है। चले, फिर आता है सेंट्रली लोकेटेड विद इन द ब्रेन, सिटिंग एट द टॉप ऑफ द ब्रेन, रिमूव सॉरी ब्रेन स्टेम, अबव द मिड ब्रेन एंड द अंडर द सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर की तरफ है और मिड ब्रेन से ऊपर की तरफ आता है। ठीक है। क्या? हमारा डाइनसेफ्लॉन। ठीक है। इस डाइनसेफ्लॉन के अंदर क्या आता है हमारा? थैलेमस आ जाता है, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सारे थैलेमस इसी के अंदर आते हैं। जितने प्रकार के थैलेमस पाए जाते हैं, वो सारे थैलेमस यही पाए जाते हैं। ठीक है। फिर थैलेमस को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क कर लीजिएगा, 10 करोड़ बार मार्क कीजिएगा इसको तो, इतना इंपॉर्टेंट है थैलेमस। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं। थैलेमस ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर जरूर है, पर इसके पास ताकत बहुत सारी है। किस चीज की? ब्रेन लोके, ये पहले तो इसकी लोकेशन बताइए। लोकेटेड जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम, ये लिख लो, याद कर लेना, पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये वैसे भी इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाकर जब पीएचडी में भी है, वैसे भी अब जब पढ़ोगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थैलेमस का एक्चुअल लोकेशन कहाँ है, क्योंकि यहीं से ही जो हम सहस्त्रार की बात करते हैं, वो इन्हीं से ही जुड़ी हुई बातें हैं।
आप जब कल को पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, हम थैलेमस की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चले, जो प्राइमरी फंक्शन जो होता है थैलेमस का वो होता है रिले मोटर में। अगेन पहले भी हम इसको 3-4 बार हम रिपीट कर चुके, फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि रिले मोटर का काम करता है सेंसरी सिग्नल्स का काम करता है इन द टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यानी कि जो सेंसरी सिग्नल्स जो हमें मिले हैं या आए हैं जाए हैं, वो सब कुछ जो है वो कार्य जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमें लेन देने का कार्य है, वो थैलेमस पे आता है। आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे बड़ा चेक पोस्ट होता है थैलेमस के पास, सारी चीजें आती हैं, वहाँ अनाउंसमेंट होती है यानी कि रिले, वो अनाउंसमेंट होती है, फिर वो कार्य अलग अलग ग्लैंड को, अलग अलग लोब को दिया जाता है कि आपने ये कार्य करना है, भागना है, दौड़ना है, सोचना है, रहना है, बहुत बहुत तेज धड़कनें बढ़ानी है, बहुत तेज सोचने का काम करना है, पियानो बजाना है, तो सब कुछ कहाँ चला जाएगा, पियानो वाली चीजें हो गई पैलम में चली गई, तेज से दिल धड़कना करना है और बढ़ा दो या उसकी गति को नॉर्मल कर दो, वो सब कुछ जो आएगा किस में आएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आ गया और पेलम की बात आ गई वहां पर, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अभी ड्रिंक करी, ड्रिंक करने के बाद वो जो एक जो जो एक्टिविटी होती है कि थोड़ी मूव करनी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर किसी ने ड्रिंक करा है उसके सामने शेर आ जाएगा तब भी वो तेज से भागेगा, उसके पास बैठ के आराम से बातें नहीं करेगा, हेलो जी आप कैसे हैं, नहीं, ड्रिंक कर रखी है चाहे होश में इतना नहीं है, लेकिन अगर वो शेर देखेगा तभी वो भागेगा वहां से। इतना जो हमारा काम करो, जो सिग्नल्स होते हैं ये सारे सिग्नल्स यहीं से काम करते हैं, और वो जो भागेगा ना, ये उसकी मेमोरी की वजह से है, संस्कार की वजह से अगेन, ठीक है। चलिए, फिर हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपो का मतलब जनरली लिख लीजिएगा, नीचे की तरफ जो होती है चीजें उसको कहते हैं, ठीक है। इट लाइज जस्ट बिलो द थैलेमस, बिलो। हाइपो कई बार वर्ड सुनने को मिलेगा, एपी और एंडो भी ऐसे ही वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे, सॉरी। फिर एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, आप नाम को यहाँ पे देखिए एक बार, हाइपोथैलेमस है, यानी कि बिलो द थैलेमस है, ठीक है, तो उसको पिट्यूटरी के साथ मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है, वरना वो हाइपोथैलेमस हो जाता है, नहीं है, क्योंकि हम थैलेमस की बात करें, थैलेमस से नीचे है इसलिए हाइपोथैलेमस है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये हो गया बिलो, ठीक है। कहते हैं ये थोड़ा सा ऊपर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। पीनियल ग्लैंड पीछे की तरफ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल नीचे छोटा सा दो गुब्बारों की तरह होता है, बहुत ही छोटा सा मटर के दाने कह लो, मतलब दाने बताया बहुत ज्यादा, छोटे से मटर के दाने की तरह होता है, अटैच बाय अ स्टॉक, स्टॉक मतलब डंडी कह लीजिए, उससे जुड़ा हुआ होता है ये, ठीक है। जैसे कि वो होता है ना पुराने जमाने में याद होगा, डंडी के ऊपर एक पोटली बांध के ले जाते थे, जो मुसाफिर होते थे वो ऐसा ही करते थे, कई योगियों में भी अपने देखोगे जो पोटला होता था, या आप देखेंगे वो जो कावड़ लेके जाते हैं, वो एक होती है ना स्टिक, होती है, स्टिक के ऊपर उन्होंने अपना कावड़ का वो बांधा हुआ होता है, पूरे को कावड़ बोलते हैं ना फिर वो, तो वो जो चीज होती है उससे समझिए, जो जो स्टिक है उससे जुड़ा हुआ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो जो नीचे जो जो चीज लटकी हुई है उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपेटाइट एंड ये कुछ और वर्ड है, मेन तो भूख और प्यास से होता है इसका, या तो ये वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं पता, या ये वर्ड ही गलत लिखा होगा। ओके, एपेटाइट जो होती है हमें भूख लगने का होता है, प्यास लगना, बॉडी में वाटर का बैलेंस बना रहना चाहिए। अब ये बैलेंस को बहुत अच्छे से समझो, हम कहते हैं आयुर्वेद में कि आधा घंटा पहले, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगी, ज्यादा देर नहीं लूंगी, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है, हम यहीं तक का पढ़ेंगे, पीनियल तक नहीं जाएंगे आज, ठीक है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो उसमें जो होता है कि एक तो हमें भूख लगी, आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर आप आधे घंटा पहले पानी पियोगे तो वो अमृत का काम करता है, साथ साथ में पियोगे तो भी बेनिफिट देता है, लेकिन अगर जस्ट बहुत ज्यादा पानी पी लिया वो नुकसान है, और तुरंत खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, ये हम सब जानते हैं, इतना तो हमें पता है, 3 तरीके से बताया गया। अब जो पहले पानी पीने की जो बात प्रक्रिया कही जाती है, कि क्यों कही जाती है, वो यहाँ वाटर बैलेंस से जुड़ी हुई है बात, और हमारी डाइजेशन से, यहाँ इसको लिख लीजिएगा, वाटर बैलेंस और डाइजेशन, इसे याद रहेगा आपको, सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, मैं बता रही हूँ, सिर्फ वाटर बैलेंस का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक यही रीजन नहीं आता, इसके और भी रीजन हैं। तो डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जब आधा घंटा पहले पानी पी लेते हो ना, तो जितने भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं खाना खाते वक्त, तो वो क्या करते हैं, वो पानी चाहिए होता है उनको टूटने के लिए,
तोड़ने के लिए, खुद को टूटने के लिए वो पानी पिला पिला के मारते हैं। किसको? जो खाना आया उसको तोड़ते हैं, मतलब पानी पिला पिला के। मीन्स वाटर का जो काम है वहां जरूरी होता है, इसलिए पानी आवश्यक है। अगर खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीते हैं, इससे मोटापा भी नहीं होता। अगर पानी आधा घंटा पहले पिएंगे खाना खाने से, इससे मोटापा नहीं होता। ठीक है। फिर आता है बॉडी, अच्छा, वाटर बैलेंस में सिर्फ एक ही डाइजेशन वाला पार्ट तो मैंने बता दिया। दूसरा आता है कि जो लोग नमक वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उससे क्या होगा, किडनी में फिल्ट्रेशन ज्यादा तेज हो जाएगी। जो लोग चाय पीते हैं, इट्स डाईयूरेटिक, डाई एंटी डायूरेटिक। इसमें क्या होता है, जिसमें जो आपका अ, जो यूरिन है वो जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाता है। अब जल्दी जल्दी जो चीज होगी, अब जल्दी का काम तो शैतान का काम। तो वो क्या करता है, वो टॉक्सिन्स नहीं निकाल पाता बॉडी में से, वो टॉक्सिन्स वापस भेज देता है, जाओ। वो पास ही नहीं कर पाता, वो कुछ हाट ही नहीं पाता। तो वो क्या करता है, इसलिए चाय बुरी होती है। इसलिए चाय दो बड़े सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है बॉडी में। एक, वो इतनी जल्दी यूरिन पास करवाती है जिसके अंदर टॉक्सिन्स फिर से बॉडी के अंदर रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते जिसकी जरूरत है। एक्सक्रीशन का काम ही यही है, आपकी बॉडी में से वेस्ट को निकालना। और चाय वो रोकती है काम को, इसलिए चाय बुरी है, जहर है। फिर दूसरी बात क्या आती है चाय की, वो क्या करता है, जो आयरन की एब्सॉर्प्शन है हमारी बॉडी में उसको रोक देता है। अब इसका बात यहीं से जुड़ी हुई है, क्योंकि टॉक्सिन्स वहां रह जाते हैं, वहां से हमारी आयरन आयरन की एब्सॉर्प्शन में रुकावट का काम करता है। कौन? चाय, कॉफी, ये दोनों करते हैं ऐसा। कैफीन का काम ही यही होता है। और इससे हमारा वाटर बैलेंस फिर से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ज्यादा यूरिन आएगा। तो डेफिनेटली यू यू लव टू ड्रिंक वाटर। आपको चाय पीनी पड़े, वो पानी आप बार 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 पानी पिएंगे, आपको लगेगा बार बार प्यास लग रही है। एक तो ये होता है। तो और भी रीजंस हैं वाटर के। ठीक है, बॉडी में और भी बहुत सारे कार्य हो रहे होते हैं, उसके अंदर हमें वाटर बैलेंस हमें बना के रखना पड़ता है। तो वो कौन कौन बताएगा हमें? हाइपोथैलेमस बताता है, पानी पी लो, पानी पी लो। अब कुछ लोगों का हाइपोथैलेमस का ये वाला पार्ट इतना वीक होता है कि उनको प्यास ही नहीं लगती। ये एक बीमारी है। अब ये बीमारी समझिए कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। समझे, जिनको प्यास नहीं लगती है, ये क्यों बीमारी है। टी मीन्स तृप्ति है ना, हाँ जी, एपेटाइट एंड सटाइटी, तृप्ति और भूख होगा ना। एपेटाइट का मतलब तो भूख ही होता है। और ये सटाइटी मीन्स तृप्ति होता है। तृप्ति, तृप्ति, कोई और बताएगा तृप्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या, और क्या उसको थोड़ी और सरल भाषा में क्या कहेंगे? और क्या तृप्ति लिखा हुआ है मीन्स तृप्ति मतलब के अलावा? पूरा सेटिस्फाइड हो जाना, एकदम तृप्त हो जाना। ओह, संतोष, संतुष्टा, कि हाँ संतुष्ट हो गया हम, हाँ ठीक हाँ, है मैंने खाना खा लिया। संतुष्टि। संतुष्टि, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैंने वही कहा कि या तो मुझे मीनिंग नहीं पता, या तो ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। पर चांसेस इस नोट्स में गलत के बहुत ही कम है, इसमें गलतियां नहीं है इतनी। शायद ही कोई हो, शायद। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि संतुष्टि, संतुष्टि हो जाना, कि हाँ मैं सेटिस्फाइड होगी कि मैंने खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया। इसको जो ये चीज को आप यहाँ पे समझिए, यही जो संतुष्टि मेजरली यहाँ पर आती है। जो हम कहते हैं ना कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारी आहार जो हमारी थाली है उसमें खाना किस प्रकार का होना चाहिए, सुस्निग्ध होना चाहिए, मनोबलाशित होना चाहिए, एक चौथाई भाग खाली होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती है वो यहीं से निकल के आती हैं। अगर किसी की डाइट को कम करना, को डाइटिंग पे है, डाइटिंग पे जाना चाहता है, डाइटिंग वो वाली डाइटिंग नहीं कि सब कुछ छोड़ देना, वो वाली डाइटिंग नहीं। वो डाइटिंग जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा एक्सेस में खाते हैं और गलत ज्यादा खाते हैं, तो उनके लिए एक ही उपाय होता है, वो इसी तरीके से होता है कि संतुष्टि उनकी पूरी नहीं होती, उनकी जो भूख होती है वो पूरी संतुष्ट नहीं हो पाती है। वो संतुष्ट कैसे होए, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो आधा घंटा पहले पानी पिला दो उनको। ठीक है। दूसरा, जितना अगर वो 10 चीजें खाते हैं तो उनको धीरे धीरे पहले 9:30 पे ले आओ, 9:30 से फिर 9 पे ले आओ। ये जो क्रम है, या ये कहें जो क्वांटिटी है, उसको धीरे धीरे कम करना जरूरी है। इसी की वजह से धीरे धीरे फैट हमारा कम होना शुरू होता है। फैट मीन्स, सॉरी, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब ये इंक्रीज होगा तो जो न्यूली जो हम खाना खा रहे हैं वो एब्सॉर्ब ज्यादा जल्दी होगा, और जो पुराना जमा हुआ फैट था, आप थोड़ी भी वॉक करेंगे वो निकलना शुरू हो जाएगा, वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। आप जितना भी खाएं, अगर आप एक्टिविटीज इतनी साथ साथ में कर रहे हैं, उसको यानी कि इतना कार्य आप कर रहे हैं, वो पचना अपने आप शुरू हो जाएगा, इसलिए फैट एक्यूमुलेशन नहीं होती है।
ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया था, गर्मी सर्दी जो होती है उसको संभाल के रखना। कोई बैक्टीरिया आया है उसको मारा, कोई वायरस आया उसको मारा। इसकी वजह से कई बार आप देखते हैं कि वायरल चढ़ा हुआ, वायरल है, वायरल है। वायरल क्या है? बॉडी में वायरस आया, वायरस को मारने के लिए जितनी भी मेरी बॉडी में जो सुरक्षा हमारे जो कर्मी थे, यानी कि जितनी भी मेरी आर्मी थी मेरी बॉडी की, वो लड़ने के लिए तैयार हो गई। अब वो इतनी गर्मी मेरे अंदर पैदा हो गई, इतनी उष्णा पैदा हो गई कि ऐसा लगा कि हमें बुखार हो गया। इसलिए 100 का जब टेम्परेचर आता है कभी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। 100 तक के टेम्परेचर में दवाई कभी नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली एलोपैथी नेवर, कभी मत लो। काढ़ा ले लो चलेगा, क्योंकि वो पुष्टि प्रदान करता है। वो जितनी भी जगह पे जाएगा पुष्टि प्रदान करेगा। अब ये मैं जो चीज है मैं आपको बाद में फिर से एक बार क्लियर करूंगी, ये क्यों मैंने आपको यहाँ अभी बोला। तो 100 तक का जो टेम्परेचर अगर किसी को हो जाता है तो दवाई कभी नहीं लेनी चाहिए। 100 से जैसे ही ऊपर जा रहा है, 101 भी हो रहा है या 101 से कम भी है, 100 से ऊपर जा रहा है, वहां आप मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है। बिफोर दैट डोंट टेक मेडिसिन। ये बॉडी का एक नॉर्मल काम है। ये नाम नॉर्मल काम से मतलब क्या हुआ? आप अगर भागे हो तो हाफना तो होगा ही ना। अब ऐसे तो नहीं एकदम से डायरेक्टली नॉर्मल हो जाओगे। आप अभी भागे तो बिल्कुल आपकी नॉर्मल सांस, आप हाफ ही नहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा कभी नहीं होता। और जब भागी हो तो बॉडी गर्म भी हो जाती है। ऐसे ही आपकी बॉडी में हो रहा है। जैसे ही वायरस आया तो पूरी बॉडी में जितने भी डब्ल्यूबीसी से सारे सारे प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, उसको मारने के लिए आ गए। उस आर्मी ने, वो बहुत सारे आ गए ना, इस वजह से बहुत सारी हमारी बॉडी में क्या होगी, उष्णता पैदा हो गई। और इस टाइम पे पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जब पानी पीते हैं तो उससे हमारे टॉक्सिन्स ज्यादा रिलीज हो पाते हैं, हमारी बॉडी में से निकल पाते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो डिपेंड ऑन द कि क्या वायरस है या क्या बीमारी है, सिर्फ बुखार की बात नहीं करेंगे। ठीक है। इमोशनल रिएक्शंस जो होते हैं, जो कंट्रोल होता है कि रोना नहीं है मुझे किसी के सामने, या मुझे रोने देना है, मुझे इस सामने अपना मन हल्का करना है, ये सब कुछ जो होता है वो उसके अंदर आता है। इसके ऊपर एक और चीज रहेगी, मार्क कर लो, लिख लो, इन एनी केस अगर मैं ना बता पाई तो। वैसे तो मैं बताऊंगी पर मैं डिटेल में नहीं बताती उसको मैं, लेकिन ऊपरी रेखा जरूर देती है। इमोशनल रिएक्शंस जो होते हैं, जो आपके जो जितना भी प्रकार का आपका इमोशंस होता है, वो बॉडी के हर एक मसल में अलग अलग प्रकार से छुपा हुआ होता है। ठीक है। हाथ में अलग तरीके के हमारे इमोशंस होंगे, चेस्ट में अलग रीजन पे अलग होते हैं, एब्डोमेन में अलग होते हैं, नितंब में अलग होंगे, थाइस में अलग होंगे, काफ में अलग होंगे। ठीक है। ये इमोशंस जो हमारे रुके हुए कहीं पे होते हैं, जो इकट्ठे हुए हुए हैं, ये हर एक मसल्स के अंदर, यानी कि मसल्स का जो एक एरिया है, उन मसल्स के अंदर वो इमोशन स्टोर होते हैं। तो किसी को कभी कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग में रोना बहुत आता है, तो ये चीज वहां से यहाँ से जुड़ी हुई है इससे। ठीक है। अब जब मसल्स वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तब यहाँ से मैं इसको आपको थोड़ा सा कोरिलेट करके बताऊंगी। ठीक है। तो इसके ना, अच्छा, अब ये इमोशनल रिएक्शंस हो गए, प्लेजर, फियर, सेक्सुअल बिहेवियर, सब कुछ इसके अंदर आता है। जो लोग रेपिस्ट होते हैं, जो लोग या तो बिल्कुल भी इस चीज में नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, वो हाइपोथैलेमस ही वहां से हमारा कंडक्ट कंडक्ट करता है, यानी कि उसी को यहीं से वो इंड्यूस होता है। अब एक चीज आती है, जब हम ब्रह्मचर्य का जो हम पालन करते हैं, बहुत लोग पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का शादी से पहले। ठीक है। अब तो आजकल जमाना वैसा रह नहीं गया, पर लेकिन वैसे करते हैं बहुत लोग, अभी भी करते हैं इंडिया में तो। अभी भी बहुत लोग हैं जो पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है। अब ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है। इसके अंदर जितनी भी अभद्र चीजें होती है उनको देखना भी मना होता है, उनके बारे में सोचना भी मना होता है। ठीक है। ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं। ठीक है। अ, जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना कोई भी, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि उनको अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं यूज करनी है। अगर वो एनर्जी कहीं और यूज नहीं करेंगे, तब बॉडी उल्टा रिएक्ट करना शुरू कर देगी, यानी कि फ्रस्ट्रेशन बननी शुरू हो जाएगी, या फिर किसी न किसी तरीके से एक कोई पागलपन आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर ऊर्जा बहुत आ चुकी हुई है क्योंकि ब्रह्मचर्य आप कर रहे हैं। जो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ताउम्र कर रहे हो, या शुरुआत करी है, या अभी भी मतलब कुछ साल पहले कर रहे थे, आप देखेंगे वो एनर्जी लेवल और ये वाली एनर्जी लेवल में दोनों में डिफरेंस होता है। जब काम वासना आ जाती है, उसके बाद का जो एनर्जी लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, वो सिर्फ कुछ टाइम तक का होता है। ठीक है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी स्टोर होती है या रुकी हुई होती है, ये जो हम ले लेते हैं उन एनर्जीज को, वो एनर्जीज जो हमारे अंदर इकट्ठी हुई हुई है, फ्रेश है बिल्कुल, उनको उसको कहीं ना कहीं यूज भी करना है, लेकिन उसको अच्छे कार्य में यूज करना है ताकि वो स्टोर तो रहे, वेस्ट ना हो। लेकिन उसको संभालने के लिए जो आपका बैग है, बैग ऑफ आपकी ये एनर्जी जो है, उसकी वो स्ट्रेंथन रहे, वो टूटे नहीं, वो फटे नहीं। इसके लिए हमें कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मंत्र उच्चारण करते रहना चाहिए।
साउंड वाइब्रेशंस हमारी यूज होती रहनी चाहिए। वो स्ट्रेंथन करता है, वो कैपेसिटी को बढ़ाता है, एनर्जी को। जब आप आसन करते हो तभी आपको वो मंत्र का जाप करना चाहिए, जो मंत्र होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं या किसी भी प्रकार का जो आप कार्य करते हो, उन सब में जब आप रिलैक्स होके बैठते हैं, जो योग निद्रा आप करते हैं, वो सारा कुछ वो इन सारी एनर्जीज को जो एक्सटर्नल जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक पौधा उगा है, उस पौधे में एक चीज तो जो हल्दी का पौधा है, मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। हल्दी का जो पौधा है, उसने उगाना तो वैसे कुछ और था। हल्दी तो उसका वैसे ही एक बाय प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट है, उसका मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट तो हल्दी के पौधे का कुछ और होता है, ठीक है। वो लेकिन ये तो वैसे एक एक्सटर्नल निकल गया, हल्दी बन गई तो हमारे यूज आ गई। शोधकर्ता ने देखा कि हाँ हल्दी बड़ी अच्छी होती है, तो उन्होंने भी हमारे आयुर्वेद में भी हल्दी का बड़ा अच्छा इसको सर्वप्रथम में से एक में से लिया जाता है, आंवला, हल्दी, इन सबको, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी एनर्जी होती है जो जो एक्सटर्नली बहुत सारी बन रही है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज करते रहना चाहिए, जो बाहरी होती है, ठीक है। लेकिन जो मेजर जो बीच की जो कोर एनर्जी है, जो स्टोर होनी चाहिए, उसको उसका जो बैग है, वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होते रहना चाहिए वक्त के साथ साथ। इसलिए मन का उच्चारण, मेडिटेशन, ये सारी इंपॉर्टेंट होती है। जो श्वास पर श्वास की क्रिया होती है, उसको धीमा और लंबा होना चाहिए, वो इसी वजह से ही होना चाहिए। जब आप कुंभक लगाते हो, यही मैं आपको बात समझाऊंगी भी, आएगा ये पार्ट पार्ट अभी, इसके चैप्टर के थोड़ा एंड में तब बताऊंगी ये वाला। और थोड़ा लंग से रिलेट करके बताऊंगी कि कैसे जब आप कुंभक लगाते हो तो कौन सी चीज एक्टिवेट होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्टिवेट होता है। उसके अंदर क्या होता है, जब हम अपनी श्वास की क्रिया करते हैं, बाह्य कुंभक लगाएंगे तो क्या होगा, आंतरिक कुंभक लगाएंगे तो कौन से ग्लैंड पे या कौन सी बॉडी पर असर पड़ रहा होता है, ठीक है। आज के लिए अभी इतना ही करेंगे, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए।